बच्चों अब आते हैं सम कमर्शियल सेल्स। सेल तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स। पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल, और तीसरा फ्यूल सेल्स। ठीक है बच्चों, लिखते हैं आना साथ साथ, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनमें सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैनॉट बी यूज्ड अगेन। मतलब यूज एंड थ्रो। ओके गाइस। एग्जाम्पल, ड्राई सेल, मर्करी सेल। नेक्स्ट पे आते हैं सेकेंडरी सेल्स। These are cells which can be recharged. They can be recharged by passing electric current through them. तुम्हें याद है बच्चों, जिंक कॉपर में जब तुम इलेक्ट्रोड लेते हो और उनका सॉल्यूशन लेते हो तो करंट फ्लो करता है। और अगर तुम्हें रिवर्स रिएक्शन करनी है तो तुम एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दो, ऑपोजिट टू द पोटेंशियल ऑफ द सेल जो तुम्हारे पास है जिंक कॉपर का, उससे ज्यादा पोटेंशियल अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा। पहले जिंक Zn2+ दे रहा था, अब Zn2+ विल गिव जिंक, जो कि हमारा बेसिकली किस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक्स सेल में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज समथिंग विच कन्वर्ट्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जिंक कॉपर सेल जो है, अगर तुम उसमें स्पेसिफिकली एक अलग से एक पोटेंशियल लगा दो एंड पोटेंशियल इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ द जिंक कॉपर सेल, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो रिएक्शन विल रिवर्स, Zn2+ विल गिव जिंक, Cu विल गिव Cu2+। लेकिन उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो तुमने एक्सटर्नल सेल लगाया है उसका पोटेंशियल शुड बी मोर देन द पोटेंशियल ऑफ द जिंक कॉपर सेल, एक चीज। और दूसरा, इट शुड बी प्लेस इन सच अ मैनर कि वो एक दूसरे को सपोर्ट ना कर रहे हो, दोनों ऑपोजिट हो, लाइक दिस। एक सेल अगर ऐसे है, ये जिंक कॉपर सेल है, तो तुम्हारा एक्सटर्नल सेल शुड बी लाइक दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ये जिंक कॉपर सेल है तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल सेल है। हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि नॉर्मली हमारा करंट कैसे जाता, अगर जिंक कॉपर होता है ऐसे आता। अब जब तुम एक्स्ट्रा मतलब ये वाला ईएमएफ इससे ज्यादा होगा तो इट विल फोर्स द करंट की डायरेक्शन like this, reversing the reactions at your different electrodes. It will reverse the reaction at the electrodes. तो तुम्हें एक तो पोटेंशियल ज्यादा चाहिए एक्सटर्नल सेल का, और दूसरा सेल शुड बी प्लेस इन सच अ मैनर दैट दे डोंट सपोर्ट ईच अदर, ऑपोजिट लो, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस? तो एनीवे इनमें क्या होता है, इनमें these cells, secondary cells can be recharged by passing current through them। करंट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर देंगे तो जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, अगेन चार्जिंग द सेल। इससे क्या हो रहा है, सेल रिचार्ज हो रहा है बच्चों। हमने एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा दिया जिसकी वजह से जो सेल रिएक्शन थी एट द टू इलेक्ट्रोड वो रिवर्स हो गई, एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। समझ आया नहीं आया बच्चों?
So those are secondary cells which can be used again and again. इसके एग्जाम्पल हैं दो, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। हाँ बेटा, अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड, मैं अभी बताता हूँ। फ्यूल सेल और कर लो। फ्यूल सेल क्या होता है बेटा? दीज आर द वंस इन विच एनर्जी produced from combustion of fuels, energy produced from combustion of fuels, फ्यूल जैसे H2, CO, CH4 etc. It is directly converted into electrical energy. भाई मुझे बताओ, हाइड्रोजन का कंबशन रिएक्शन क्या होता है? H2 प्लस O2 गिविंग H2O। यार ये तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो रहा है। H2 plus O2 giving H2 is a redox reaction. So it can be converted into a cell. क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हम इसको एनोड और कैथोड में ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन मेक अ सेल आउट ऑफ इट। ऐसे सेल को बोलते हैं फ्यूल सेल, कि जिस फ्यूल को तुम बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, अब हम उसी फ्यूल सेल, मतलब उसी का हमने सेल बना दिया, उसी फ्यूल का हमने क्या बना दिया? सेल बना दिया। तो इट इज बेसिकली द कंबशन रिएक्शन ओनली दैट इज टेकिंग प्लेस, एक्सेप्ट वी हैव स्प्लिट इट इनटू एनोड एंड कैथोड। ठीक है बच्चों? गुड। Such a conversion is possible because combustion ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अब प्राइमरी सेल्स एक्चुअली डिस्कस करते हैं, जो भी हमने लिखे थे। प्राइमरी सेल्स करें स्टार्ट बच्चों। पहला, ड्राई सेल। इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लैंची सेल। ओके, लेक्लैंची सेल। हाँ बेटा, हाँ बेटा, it consists of zinc container, zinc container. It consists of zinc container which acts as anode, which acts as anode. A graphite rod surrounded by MnO2 serves as cathode. Okay, zinc container is in contact with
paste of NH4Cl plus ZnCl2. क्लियर है यहाँ तक बच्चों? Now let us have a look at the reactions occurring at anode and cathode. एनोड पे जो जिंक है that gets oxidized to give you Zn2 plus 2 electrons. कैथोड पे क्या होगा बच्चों? कैथोड पे MnO2 will get reduced. MnO2 will get reduced to give MnOOH. Mn बेसिकली +4 से +3 जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख गया गाइस? गुड, फाइन। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, और दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज और ऊपर करना है MnO2 plus 2NH4. ओके गाइस, आइडिया वही है। Mn+4 से किस पे जा रहा है? +3 पे। EMF रेंज दोनों ही। दिस इज द वोल्टेज रेंज। ओके बच्चों, वोल्टेज रेंज लिख देता हूँ। वोल्टेज रेंज इज फ्रॉम 1.25 to 1.5 वोल्ट। हाँ, नहीं, इतना पोटेंशियल इज द पोटेंशियल सप्लाइड बाय द ड्राई सेल इनके बीच में। बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ योर प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं। इट इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेल। बस इतना ही याद रखो, दैट्स इट, नो मोर। दे डू नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ। गाइस मुझे एक चीज था, NH4Cl एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम NH4OH एंड HCl। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक है। इट corrodes the zinc container. It corrodes the zinc container. It corrodes the zinc container. Even when cell is not in use. जो हम कहते नहीं, सेल का जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर निकला आया, क्योंकि करोड़ हो गया हमारा जिंक का कंटेनर। हाँ, these are the normal cells that you use. इसलिए वो ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो वी डोंट यूज देम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मर्करी सेल पे। अच्छा बच्चों, एक चीज तो तुम्हें बताओ कि ईएमएफ धीरे धीरे करके क्या होता है? कम होता है। कि क्यू की वैल्यू है, क्यू अकॉर्डिंगली बढ़ता जाता है। हाँ है ना? ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। तो क्यू बढ़ता जाएगा तुम्हारा, ई नॉट सेल में वैल्यू कम होती जाएगी। ई नॉट सेल मतलब ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर डी बाई एन एफ एल एन क्यू। तो आर डी बाई एन एफ एल एन क्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ई नॉट सेल में से वो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, ईएमएफ धीरे धीरे करके कम हो रहा है। हाँ है ना बच्चों? नॉट इन द केस विद मर्करी सेल। सुनो, इट इज यूज्ड in small electrical devices.
like hearing aids and watches. Okay, it consists of zinc container as anode and carbon rod as cathode and moist HGO and KOH and HGO mixed with KOH as electrolyte. ओके बेटा, रिएक्शन देखो बच्चों, एड एनोड एंड कैथोड. एनोड, स्टेट देखते आना बच्चों, स्टेट देखते आना. क्लियर है गाइस? गॉट इट? ये है रिएक्शन एट एनोड. कैथोड पे 0 से +2 जा रहा है जिंक. कैथोड पे HgO ओवरऑल रिएक्शन भी देखो इसमें. ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, इट विल बी दिस. तो आप थोड़ा स्क्रॉल कर दो ऊपर. हाँ बेटा, यार नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो तो बता देना बेटा. कुछ चल रहा है, अच्छा. हाँ बेटा बोलो. हाँ नहीं, अभी नहीं. अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज और बतानी है, उसके बाद अगर कोई डाउट है तो मैं ले लूंगा. कर लिया यस सर, नोट? हो गया. ओके guys, 1 second. It gives ZNO solid plus Hg liquid. बच्चों तुम्हें दिख रहा है ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर देयर आर नो आयंस इन्वॉल्व. मतलब हमारा Q क्या होगा बच्चों? Q विल बी 1. मतलब जो तुम्हारा R/NF ln Q है वो 0 हो जाएगा. मतलब EMF ऑफ सेल विल बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू E नॉट सेल ओनली. समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? आयंस इन्वॉल्व है नहीं, तुम्हारा R/NF ln Q की वैल्यू हट गई. ई सेल इज ई नॉट सेल. ये सेल एक कांस्टेंट ईएमएफ देता रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक कि उसमें कंटेंट खत्म नहीं हो जाता. जैसे ही एनोड या कैथोड खत्म हो गया, सेल विल इमीडिएटली डाई. लेकिन आइडिया इज कि उससे पहले इट विल बी प्रोवाइडिंग कांस्टेंट ईएमएफ. मतलब वो सेल एकदम से चलना बंद होएगा, रेदर देन धीरे धीरे करके बंद हो रहा हो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब एनोड या कैथोड खत्म हो गया तब तुम्हारा सेल एकदम से खत्म हो गया, डेड हो गया. लेकिन उससे पहले इट विल बी प्रोवाइडिंग कांस्टेंट ईएमएफ थ्रू आउट इट्स लाइफ. समझ गए गाइस? तो वो मैं एक बार लिख देता हूं. ओवरऑल सेल रिएक्शन है. अगर तुम इलेक्ट्रोड की बात करते हो, अगर तुम इलेक्ट्रोड की बात करते हो, से ऑक्सीडेशन हाफ की या रिडक्शन हाफ की, तो तुम रियलाइज करो दोनों में ही आयंस इन्वॉल्व हैं. दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं गाइस?
मतलब अगर तुम ऑक्सीडेशन हाफ को देखो, एनोड हाफ को देखो या कैथोड हाफ को देखो, तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में दोनों में डिक्रीज आएगा। लेकिन ऐसे सोच सकते हो दोनों का जो डिक्रीज आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल में कोई फर्क नहीं आ रहा। मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, मैंने अभी जो चीज बताई तुम्हें कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वो मैंने ओवरऑल सेल रिएक्शन को देख के बताई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो तुम्हारा ये दो हैं, अगर तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज चेंजिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोड में तुम्हारा इंडिविजुअल तुम एनोड और कैथोड पे देखोगे देयर आर आयंस इन्वॉल्व, लेकिन जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है उसमें देयर आर नो आयंस इन्वॉल्व। सो योर ईएमएफ ऑफ सेल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों? गुड। तो इसको मैं लिख देता हूं एज ओवरऑल सेल रिएक्शन डज not involve any ions whose concentration might change cell gives constant EMF या constant potential। इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों? of 1.35 volt throughout its life। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा बोलो। अरे उसमें मत जाओ, उसमें जाओ ही मत। जो तुम पूछे मैं समझ गया, लेकिन उसमें मत जाओ। ठीक है ना बेटा? इतना पार्ट तो समझ आ गया ना, ये वाला पार्ट तो समझ आ गया, मैं समझ गया। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसिडिक में तुम्हारा जल्दी होएगा, बेसिक में होने के चांसेस कम है, ऐसे समझो। एसिडिक में आराम से आता है, बेसिक में होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मीडियम है वो कैसा है? बेसिक। वहां पे क्या था? एसिडिक। वही है। ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक समझ गए या नहीं समझ गए? अच्छा एक चीज और, 1 सेकेंड, आई हैव टू पॉज द वीडियो फॉर दैट। समझिए गाइस, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं सेकेंडरी सेल पे बच्चों। लेट अस गो ऑन टू सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स पे आते हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं लेड स्टोरेज बैटरी पे। लेड स्टोरेज बैटरी। ओके गाइस, it is the most commonly used battery in automobiles. Used in automobiles. A 12-volt lead storage battery consists of 6 cells, each producing 2 volt. Cell consists of lead anode and grid of lead packed with lead dioxide. हाँ, packed with PbO2, lead dioxide, as cathode. As cathode.
ठीक है बच्चों। एंड हाँ बेटा, grid of lead packed with lead or dioxide as cathode. Dilute H2SO4. ग्रिड मतलब नो कमेंट, नो कमेंट, जस्ट लर्न इट। हाँ, लर्न इट एज अ फैक्ट। डाइल्यूट H2SO4 38% by mass और डेंसिटी इक्वल टू 1.3 ग्राम पर ml acts as electrolyte। it acts as electrolyte बच्चों। ठीक है गाइस। अब एनोड में क्या होता है? अब यहाँ पे तुम एक और चीज रियलाइज करोगे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 38%, 58 मत कर देना, 38% बाय मास या डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। जेई में आ रखा है 1.3, मुझे मत कहना। तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया। या तो थ्री, या तो डेंसिटी आ रखी है, या 30% बाय मास, 38% बाय मास आ रखा है। रिसेंट ईयर्स में आ रखा है, तभी मैंने लिखवाया है। ठीक है बच्चों। अब एनोड पे आ जाते हैं। एनोड में क्या होता है? पीबी प्लस सल्फेट गिव्स PbSO4। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? इंपॉर्टेंट चीज, पीबी सॉलिड प्लस सल्फेट एक्वस, इट गिव्स PbSO4 सॉलिड। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कैथोड। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? आइडिया इज, एनोड पे हमारा पीबी ऑक्सीडाइज हुआ Pb2 प्लस में, कैथोड में हमारा PbO2 रिड्यूस हुआ Pb2 प्लस में। मतलब दोनों में ही वो Pb2 प्लस बना रहा है। टू बी एग्जैक्ट, Pb2 प्लस भी नहीं बना रहा, PbSO4 बना रहा है। और वो PbSO4 इज सॉलिड, इट स्टिक्स टू द रॉड इटसेल्फ। मतलब पीबी हमारा सॉल्यूशन में नहीं गया, इट स्टिक्स टू द रॉड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ PbSO4। पीबी ऑक्सीडाइज हुआ PbSO4 में, इट स्टिक्स टू द रॉड। Similarly, PbO2 gets reduced, sorry, reduced to PbSO4 and again it sticks to the rod. Pb हमारा ऑक्सीडाइज हुआ PbSO4 में, sticks to the rod। PbO2 रिड्यूस हुआ PbSO4 में, sticks to the rod। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? And since it is sticking to the rod, do you realize sulfate ion की concentration in the solution will decrease? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? भाई सल्फेट आयन तो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है ना। पीबी PbSO4 की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 बना गया। PbO2 रिड्यूस होकर PbSO4 बना गया। और सल्फेट आयन एक तरीके से सॉल्यूशन से कम होता जा रहा है। तो सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज द सेल इज कॉन्टिन्यूअसली यूज्ड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? एक बार मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दूं इसकी पहले, बिफोर आई गो एनी फर्दर। ओवरऑल सेल रिएक्शन, Pb solid plus PbO2 solid plus 4H plus 2 सल्फेट। ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे
ये लेंगे तो क्या देगा ये, PbSO4 सॉलिड प्लस 2H, ये बनेगा बच्चों। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? तो हम क्या कहेंगे, इन द रिएक्शन H प्लस और सल्फेट क्या है, H2SO4, राइट? तो आइडिया इज H2SO4 इज गेटिंग consumed in the reaction, right? तो H2SO4 is used up during discharge. It is used up during discharge, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, when it falls below 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, that means battery needs recharging. Okay बच्चों, now during recharging what will happen? During recharging, cell operates as an electrolytic cell. ठीक है बच्चों, reactions are reverse of discharging. ये चार्जिंग की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जब सेल चार्ज हो रहा है, दे आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्चार्जिंग। PbSO4 will give you Pb। ठीक है बच्चों, and similarly PbSO4 will give you PbO2। जो रिएक्शन मैंने उधर लिखी थी उन्हीं को रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया है। ओके गाइस, दैट्स ऑल आई हैव डन। ओवरऑल recharging equation, you will have 2 PbSO4 plus 2H2O gives Pb plus PbO2 plus 4H plus 2 सल्फेट। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन अब फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना गाइस? एंड देन वी रियलाइज कि हाँ रिचार्ज हो चुका है। ठीक है ना बच्चों? कर लो नोट, नोट इट डाउन। Charging was possible because PbSO4 form is solid and sticks to the electrodes। मैंने बताया ना बच्चों, इट स्टिक्स टू द इलेक्ट्रोड्स। इसी कारण से हम उसका चार्जिंग कर पाए। अगर वो हमारा आइडिया इज कि ओवर रिपीटेड चार्जिंग रिचार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, रिपीटेड जब तुम डिस्चार्ज कर रहे हो चार्ज कर रहे हो, थोड़ा बहुत PbSO4 ब्रेक डाउन कर जाता है फ्रॉम द रॉड टू इट वॉज स्टक। जिस रॉड से वो चिपका हुआ था उससे वो ब्रेक कर जाएगा, इट विल फॉल डाउन। अब वो वाला तो हमारा वापस रिएक्शन रिवर्स होगी नहीं, जो ब्रेक कर गया वो रिएक्शन तो रिवर्स होगी नहीं। उसकी वजह से H2SO4 जितना पहले था उतना जनरेट भी नहीं हो पाएगा चार्जिंग के दौरान। उससे हमें पता चल जाता है कि अब सेल
खराब हो चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आफ्टर रिपीटेड डिस्चार्जिंग चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ PbSO4 ब्रेक्स ऑफ। तो हमारी जब चार्जिंग हो रही होती है उसकी, तो पूरी रिचार्जिंग टॉप लेवल तक एंड तक नहीं हो पा रही है, जिससे हमें पता चल जाता है कि सेल अब धीरे धीरे करके खराब हो रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, ग्रेट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक कर लिया नोट गाइस? गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ये डायग्राम और समझाता हूँ, बेटर फील आएगी। ये हमने लिया बच्चों, ये मैंने लिया एनोड, ये लिया कैथोड। एनोड कौन सा होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है बच्चों। एनोड हमारा क्या होगा? पीबी। कैथोड क्या होगा? PbO2। और सॉल्यूशन कैसा हो गया? H2SO4। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गॉट इट? दिस वॉज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। गॉट इट गाइस? रिचार्जिंग के दौरान हम क्या करेंगे? यहाँ तक कर लिया नोट? और ऊपर करना है? अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, नोट इट डाउन बेटा। और भी ऊपर करना है? यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सेल लगा दिया। ठीक है बच्चों। अब ये बन गया पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हियर पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। गॉट इट गाइस? क्लियर हो गया? दैट इज ड्यूरिंग योर रिचार्जिंग बच्चों। उस वक्त पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? गुड। एनोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही होगी गाइस? रिचार्जिंग की रिएक्शन देखो, एनोड पे कौन सी हो रही होगी? ये समझ गए? रिचार्जिंग की बात कर रहा हूं। एनोड होता है ऑक्सीडेशन, ये है कैथोड पे। नीचे वाला है एनोड वाला, ऊपर वाला है कैथोड वाला। समझिया नहीं समझेगा है? एनोड इज द पार्ट जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड इज द पार्ट जहां पे रिडक्शन होता है। समझ गए बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड। ये हमने एक्सटर्नल सेल लगा रखा है। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। सॉल्यूशन H2SO4। ओके बच्चों? कर लिया नोट? नहीं कर लिया? कर लिया। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सेल लगा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे चलें? कर लिया नोट तो। अब आते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। बेटा उसके बारे में मुझे नहीं पता, आप बताओ। हाँ हाँ। और वो कैसे होता है यही पूछियोगे? मुझे नहीं पता। ठीक है ना बेटा? जो गाड़ी के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके। नेक्स्ट, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। बच्चों प्लीज आवाज नहीं। इट इज यूज इन कैलकुलेटर्स। क्या आवाज कर रहे हैं बच्चे? कैलकुलेटर्स। इट हैज लॉन्गर लाइफ,
It has longer life than lead storage cell, but it is more expensive. But is more expensive. It consists of cadmium as anode and nickel 4 oxide as cathode. निकल 4 ऑक्साइड का मतलब है NiO2 as cathode. Immersed in KOH solution. Immersed in KOH solution. ठीक है बच्चों, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है? कैडमियम विल बी ऑक्सीडाइज्ड। हाँ बेटा, किसने बोला था ये? अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया था। बच्चों, बहुत ज्यादा चीजें लिखने की हैं अभी। तो कैडमियम ऑक्सीडाइज हुआ, CD0 से +2 में गया। ठीक है बच्चों, और निकल रिड्यूस होगा, +4 से किस में जाएगा? +2 में जाएगा। कैथोड में क्या हो गया बच्चों? ठीक है गाइस, समझ गए? गुड। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना बच्चों। इट विल बी CD solid plus NiO2 solid plus 2H2। करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे। वेरी नाइस। इसका जो ईएमएफ है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। इट विल आल्सो गिव कांस्टेंट ईएमएफ थ्रू आउट इट्स लाइफ। ऑल reactants and products in overall reaction are in solid state. They are in solid state बच्चों। Potential of nickel cadmium cell is 1.4 volt। अब आते हैं फ्यूल सेल पे बच्चों। ऊपर करो। ये मैंने लिखवा रखा है, फिर से लिखवा रहा हूँ। कंबशन ऑफ फ्यूल में एक और भी एक एग्जांपल है। H2 और CH4 तो लिया ही था, CH3OHE1। Directly into electrical energy. It converts it directly into electrical energy. Converts it directly into electrical energy.
तो एक बड़ा ही कॉमनली यूज्ड में आता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है बच्चों। It was used in Apollo moon flights. It was primary source of electrical energy on Apollo moon flights. और बाय द वे इसका प्रोड क्या होगा बच्चों, रिएक्शन का? प्रोड ऑफ कंबशन। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो प्रोड क्या होगा? वो लोगों ने पी लिया। Was used for drinking by astronauts. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। आई एम नॉट द ड्रिंकिंग पार्ट, बट अदरवाइज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। हाँ, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था? रिसेंट ईयर में आ रखा है। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, करें। तो रिएक्शन लिखनी बाकी है। एनोड। हाँ बेटा बोलो। फैक्ट्री मेंबर है। रट लो बेटा। कर लिया नोट? स्क्रॉल अप करूं? करो बच्चों, नोट करो। टाइम लगेगा नोट करने में? यहां तक कर लिया नोट? ठीक है बच्चों, तो दिस इज ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये कंबशन रिएक्शन ही है हमारी। ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द कंबशन रिएक्शन ओनली बिकॉज ऑफ continuous supply such cells। continuous supply of fuel के कारण such cells never become dead।
H2NO2, right? They give efficiency of 60 to 70%. Whereas अगर तुम एक्चुअली जला के उससे यू नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे तो थर्मल पावर प्लांट्स, मतलब उसी को हम एक्चुअली बर्न करके अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है 40% मैक्सिमम। ओके गाइस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस, नो पॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? डिसएडवांटेजेस, जलाना आसान है, सेल बनाना मुश्किल है। हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। ठीक है ना बच्चों, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, उनकी जो जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, दे हैव गॉट अ हाई कॉस्ट। सो फार वी आर डन विद सेल्स बच्चों। अब आते हैं कोरोजन पे। हाँ बेटा। सर बट अगर हम वैक्यूम में जाएं तो वहां तो H2O2 नहीं होगा, तो सेल कंटिन्यूस तो डन हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, तो उसके लिए तो फिर लेके जाना पड़ेगा ना बेटा, फ्यूल लेके जाना पड़ेगा। हाँ स्पेस में जाएंगे तो लेके जाना पड़ेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बेटा दैट इज अ, जो मर्करी सेल की जो प्रोड है, प्रोड ऑफ रिएक्शन है, दोज आर वेरी हार्मफुल, मर्करी। सो आइडिया इज कि मर्करी इज वेरी हार्मफुल, इसलिए हम वो नहीं लेके आएंगे। इट इज बेटर टू यूज दिस। प्लस इसका जो प्रोड है उसे पिया भी जा सकता है। क्यों पूछेंगे, वो इतनी डिसएडवांटेजेस? इतनी डिसएडवांटेज काफी है बेटा। आता था, कट गया। क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये तुम्हारा उसका पार्ट नहीं है। किसमें आ सकता है ना, पता होना चाहिए। कोरोजन बच्चों, कोरोजन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट होता क्या है गाइस? वेरी गुड बेटा, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इट इज Fe2O3.XH2 एंड यू आर राइट, ब्राउन कलर का होता है। हाँ बेटा, अदर एग्जांपल ऑफ corrosion, tarnishing of silver, green coating on copper, bronze, etc. So let us look at the tarnishing beta, theory of corrosion. Please guys, सुनते आओ। बच्चों देखो, हमारे पास H2O है, पानी,
CO2 इन एयर है, राइट गाइस? तो योर दिस गिव्स H2CO3. ओके गाइस, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? CO2 है, वाटर है, इट गिव्स H2CO3. फाइन. This acts as electrolytic solution of the cell. This acts as electrolytic solution of cell. हाँ बेटा, हाँ बेटा, this serves as electrolytic solution, acidic solution. ठीक है बच्चों? Now iron in contact with dissolved CO2 and O2 undergoes oxidation. आयरन का क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन. Fe0 से किस में गया बच्चों? +2 में. Fe0 से गया +2 में. अभी ये मत कहना सर वो तो +3 था, अभी आएगा. अभी आयरन 0 से +2 में गया है. साइट at which this reaction occurs. Acts as anode. ठीक है बच्चों? अब हमारा O2 जो है वो होगा रिड्यूस. It will give us what guys? H2. ठीक है बच्चों? आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए बच्चों? O2 ने लिए, गिविंग अस H2O. गॉट इट और नॉट? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई बच्चों? मैं लिख देता हूं. ओवरऑल रिएक्शन सो फार, overall reaction is Fe plus O2 plus H plus giving Fe2 plus H2. क्लियर है यहां तक बच्चों? सर ये रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? किसी कंडीशन पे रस्टिंग अभी पता चल जाएगा, रिएक्शन के थ्रू ही पता चल जाएगा. O2 plus 4H से रिएक्शन मतलब पहले Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारा एक सेल बन गया है. आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है. O2 रिड्यूस हो रहा है H2O में, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2 में. बेटा यहां तक समझ गए? ठीक, ठीक है बच्चों? तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई बच्चों. ठीक है ना गाइस? यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं. ए वाटर इज सेलाइन. सेलाइन मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट. इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल बच्चों. दैट इज it enhances the process of corrosion. corrosion स्पीड अप कर जाता है अगर वाटर इज सेलाइन. अगर वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ corrosion. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब जो आयरन +2 ऑलरेडी बन चुका था, Fe+2 undergoes
aerial oxidation to give Fe2O3, फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हुआ बेटा? एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इट गिव्स Fe2O3 प्लस क्लियर है यहां तक बच्चों? हाँ है, ऐसा है तो मत पूछो, तो मत पूछो। अरे नहीं, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भी बताता हूँ। 2 मिनट में बताता हूँ। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? फेरिक ऑक्साइड हमारा बन चुका है। अब it undergoes hydration to give hydrated ferric oxide which is rust. नहीं, जरूरी नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये है नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, रस्ट कितनी धीरे लिख रहे हैं बच्चे। इट इज अ नॉन स्टिकी कंपाउंड। इट डज नॉट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रस्टिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो स्टिक कर जाता सरफेस पे तो फर्दर रस्टिंग वुड हैव बीन प्रिवेंटेड। इट फॉल्स ऑफ exposing fresh surface for rusting. It does not stick to surface. It peels off, exposing fresh iron surface for further rusting. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे इसको। हाँ सर हमारे जैसे टेस्ट में वो होता है ना कि आयरन वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए ना। हाँ होनी चाहिए। सर ये सब तो हमारे ब्लड में भी होता है, तो हमारे अरे नहीं, नो, आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। हाँ छोड़ो बच्चों। guys, let us focus on the things at hand, जो हमारे पास है। अरे शांति, शांति बच्चों, नहीं, आई रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है ना बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मजाक हो गया, अब लेट अस स्टार्ट नाउ। आगे चलते हैं, अभी बहुत करना है गाइस, बहुत कुछ करने के लिए। पहली चीज बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं वो जो रिएक्शन मैंने लिखी थी ना अभी 2 मिनट पहले, उसको फिर से लिखता हूँ। या उसको भी नहीं, मैं इधर ही लिखवा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखो गाइस, O2 का हमने ये करा था बच्चों, हाँ है ना? अब मुझे बताओ, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या है? पीएच क्या कर रहे हैं?
पीएच बढ़ा रहे हैं, log H plus होगा। पीएच हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन का H2O बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आइडिया इज बेसिक सॉल्यूशन के अंदर पीएच 9 या 10 के अबव रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, फैक्ट टू रिमेंबर, नोट इट डाउन गाइस, as is lowered, reduction of O2 is less favored। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So Fe in contact with solution of pH above 9 to 10 does not corrode, it does not corrode बच्चों, ठीक है ना गाइस? और मैंने ये तो बता ही दिया था सलाइन वाटर हेल्प्स इन फ्लो ऑफ करंट, हाँ है ना बच्चों? गुड। ठीक है बच्चों। फैक्टर्स प्रोमोटिंग करोजन, फैक्टर्स प्रोमोटिंग करोजन। पहला, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, भाई जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी करोड होएगा, मोर रिएक्टिव मेटल्स आर मोर इजिली करोडेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, it increases chances of corrosion। Pure metals do not corrode। Third, presence of air and moisture, they accelerate corrosion। Presence of gases such as, हाँ, Pure metals do not corrode। in air, But don't tell me this is a fact। to remember, catalyze the process of corrosion। क्यों? they catalyze the process of corrosion। एसिडिक गैसेज हैं, सॉल्यूशन में जाके एसिड बना रही है, माइल्ड एसिड, हाँ है ना बच्चों? they catalyze the process of corrosion। ठीक है बच्चों? फोर्थ, strains in metal,
अगर मेटल को बेंड कर दोगे तो जहां पे बेंड आ रहा है वहां पे रस्टिंग के चांसेस ज्यादा है। रस्टिंग की बजाय लेट मी यूज द टर्म corrosion. Corrosion takes place rapidly at bends, cuts in metal. जहाँ पे बेंड या कट आ रहे हैं वहां पे रस्टिंग जल्दी होती है। Presence of electrolyte. Example, saline water. कर लिया नोट बच्चों? Hold on a sec, guys. हाँ, अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ corrosion पे। प्रिवेंशन ऑफ corrosion पहला होता है हमारा बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि मेटल सरफेस इज नॉट अलाउड टू कम इन कांटेक्ट with moisture, oxygen, and carbon dioxide. Okay, guys. तो कैसे we can prevent it from coming into contact? You coat the metal surface with paint. ये तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक कोटिंग के अंदर क्रैक नहीं आ जाते। कोटिंग में क्रैक आ गई तो तुम्हारा मेटल विल स्टार्ट रस्टिंग। दूसरा, अप्लाइंग फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस ऑन सरफेस ऑफ मेटल। तीसरा, coating with non-corroding metal. Coating with non-corroding metals such as nickel, chromium, aluminium, etc. by electroplating. हमने कोटिंग कर दी किसी एक मेटल की ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल जिसको प्रोटेक्ट करना है। जिस मेटल सरफेस को प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कर दी। एक ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जो कि खुद कोरोड नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और टिन, जिंक by dipping iron in
मोल्टन मेटल। ज्यादातर हम रस्टिंग की बात करें, हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो आयरन को मोल्टन मेटल के अंदर डिप कर दो, तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी उस मोल्टन मेटल की। व्हेन इट solidifies, there will be coating on the surface of iron and it will prevent the rusting of iron। बच्चों आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? सेकंड मेथड, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हमने कहा भाई आयरन है, आयरन का हमें रस्टिंग प्रिवेंट करना है, किसी और मेटल को सेक्रीफाइस कर दो टू सेव आयरन। बच्चों समझ आया नहीं आएगा? क्लियर है यहां तक? तो पहले मैं इसका नोट लिखवाता हूँ, नोट से भी कुछ कुछ चीजें समझ आएंगी, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट मीन्स covering the iron surface with layer of metal, and that metal should be more reactive than iron. Metal which is more reactive than iron and prevents iron from losing electrons। losing electrons मतलब ऑक्सीडाइज होने से रोकेगा। the with time the more reactive metal gets consumed, but as long as it is present, it will protect iron from rusting। Even if some iron gets exposed, it will not allow it to get oxidized। Great। And and process is called galvanization।
लिखते आओ बच्चों। A protective, invisible, thin layer of basic zinc carbonate, that is this guys, ये है basic zinc carbonate is formed। हाँ बेटा, it is sticky, doesn't peel off। मतलब इन्हें जिंक की रस्टी, जिंक के कोरोजन को भी रोक दिया। समझो गाइस अब इसमें क्या लिखा हुआ है। हमने ये मेटल सरफेस लिया, आयरन का पीस लिया, उस पे जिंक की कोटिंग कर दी। पहली चीज, जिंक के ऊपर बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। उस बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर विल प्रिवेंट द फर्दर कोरोजन ऑफ जिंक इवन। मतलब इसके ऊपर किसकी कोटिंग हो गई? जिंक, बेसिक जिंक कार्बोनेट की, एंड विल प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ जिंक। आयरन तो अंदर प्रोटेक्टेड है ही है। हाँ है ना बच्चों? आयरन तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था, जिंक भी प्रोटेक्ट हो गया बाय कोटिंग ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। अब तुमने ये पीस तोड़ दिया, आयरन एक्सपोज हो गया, लेकिन अब भी आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि जिंक कहेगा तुमसे पहले तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी है? मेरी है। तो अगर ऑक्सीडाइज होना है तो कौन ऑक्सीडाइज हो? जिंक हो इंस्टेड ऑफ आयरन। आपने जिंक पील ऑफ करा पूरा ये पोर्शन काट मैंने ऐसा ये पोर्शन काट दिया, तो अब ये आयरन का पार्ट इज एक्सपोज टू एयर, लेकिन आयरन इज नॉट गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज। जिंक कहेगा पहला अगर ऑक्सीडाइज होना है तो वो मेरे को होना है रेदर देन यू। बाकी सरफेस पे जिंक का वो पहले बाकी सरफेस पे जिंक है, लेकिन ये आयरन का पार्ट एक्सपोज हो गया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि जिंक कहेगा आई हैव मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देन यू। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन विल स्टिल रिमेन प्रोटेक्टेड बच्चों। क्लियर है यहां तक? जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन का नहीं होएगा। गॉट इट और नॉट? गुड। हाँ हाँ, दोनों में आ रहा है, मतलब वो वही पार्ट है, ये वही पार्ट है जो मैंने लिखा है। ये भी एक काइंड ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन हो गया ना, कि प्रोटेक्ट कर दिया उसके अराउंड सरफेस पे हमने कुछ लगा दिया, विच इज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, यार आयरन पे तो तुम कोटिंग कॉपर भी की भी कर सकते हो। बाय इलेक्ट्रो डेपोजिशन, और विद टिन बाय डिपिंग इन मोल्टन मेटल। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं गाइस? नहीं कर सकते हैं भाई। रिएक्टिव है ना बाकी ना, इफ कोडिंग इज ब्रोकन, एक मिनट रुक जाओ, मैं भी बताता हूँ कैसे। एफ इज एक्सपोज्ड एंड iron being more reactive
is corroded. भाई आयरन पे अगर तुम कॉपर की कोटिंग कर देते हो, ठीक है बच्चों, तो कॉपर ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया, राइट गाइस? कॉपर ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया। कॉपर करोड होएगा, आयरन करोड नहीं होएगा, कि कॉपर ही एक्सपोज है एयर और मॉइस्चर को। लेकिन बाई चांस सरफेस पे क्रैक आ गया, टूट गया, तो अब तो आयरन का कोरोजन और रैपिड रेट से होगा, क्योंकि ये जो कॉपर है क्या कहेगा, सेल बना देते हैं जिसमें मैं रिड्यूस हो रहूंगा, तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ। मतलब इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कॉपर तो वैसे भी लेस रिएक्शन है ऐसी कोई करोगे। मतलब आइडिया, जो कॉपर जो नॉर्मली ऑक्सीडाइज होना चाहिए था वो भी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। मतलब एक सेल बन गया जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर अगर बाई चांस ऑक्सीडाइज हो रहा था एयर से, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। मतलब उसका कॉपर अपना रिडक्शन करवाने के, ऑक्सीडेशन करवाने के बजाय इट विल से ये आयरन मिल गया, करवाओ इसका ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जब तुमने ये मेटल सरफेस तोड़ा और यहाँ पे कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो अब तो कॉपर कहेगा मॉइस्चर को कि भाई ये रहा मेटल, मैंने तुम्हें मेटल दे दिया है, मेरे को छोड़ दो और इसको करोड कर दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब जिंक तो ये काम कर रहा था कि मेरे को करोड़ कर लो, इसको मत करो, या लगेगा ये रहा मेटल, करो इसे करोड़ और मेरे को छोड़ दो, क्योंकि मेरी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी आयरन से कम है। समझ आया नहीं आया बच्चों? अगर आयरन पूरा करोड़ हो गया, ये पीस टूटा, अब इससे आयरन करोड़ हो चुका है, पूरा करोड़ हो चुका है, तो उसके बाद कॉपर का नंबर आएगा। हाँ, लेकिन जब तक आयरन प्रेजेंट है तब तक कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जब तक आयरन प्रेजेंट है तब तक कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नहीं होगा। समझ गए बच्चों? गुड। तो एक तरीके से आयरन विल बी कोरोडेड इफ यू कोट इट विद अ मेटल ऑफ विद अ कॉपर सरफेस। कॉपर अगर लगा दोगे सरफेस पे और वो मेटल ब्रेक कर गया, जो कोटिंग है वो ब्रेक कर गई, तो आयरन विल बी ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ कॉपर। दैट इज द क्रक्स। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? और पूरा आयरन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉपर का नंबर आएगा। फाइन, ओके। तीसरा, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, या हम बोलेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। iron object to be protected is connected by wire to a more reactive metal। ये वही चीज है बच्चों, जो हमारा कोटिंग ब्रेक होने पे अगर तुम जिंक ले रहे हो तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयरन एज इट इज रहेगा। ये वही बात कर रहे हैं। इट इज कनेक्टेड बाय अ वायर टू अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो आयरन acts as cathode and protecting metal acts as anode। प्रोटेक्टिंग मेटल ऑक्सीडाइज होगा और आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही करोड़ हो रहा है। हाँ जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन। करोड़। बेटा आयरन को हम Fe2O3 बना रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन इज कोरोजन। ठीक है बच्चों? आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग as long as some of active metal या reactive metal is present।
as long as some part of reactive metal is present, iron is protected from rusting बच्चों. मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम होगा. दे आर कॉल्ड sacrificial anode. ठीक है बच्चों. मैग्नीशियम is often used is often buried along iron pipeline and connected to it by wire. समझे या नहीं समझे guys? There is moisture in soil. जो सॉइल में मॉइस्चर है दैट कैन कोरोड द पाइप, दैट कैन कोरोड आयरन पाइप. तो आयरन पाइप के साइड में हमने मैग्नीशियम का एक ब्लॉक रख दिया एंड कनेक्टेड टू इट बाय वायर. कि ये एक पाइप है, यहाँ पे हमने एक मैग्नीशियम का ब्लॉक रखा एंड वी कनेक्टेड बाय वायर. तो हमारा आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इट इज जिंक या मैग्नीशियम विच विल बी ऑक्सीडाइज. मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा. आयरन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड. अब आते हैं, वी आर डन विद सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. और थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. कंडक्टेंस ऑफ, हाँ ना ना, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. गाइस देखो, जब हम करंट पास करते हैं तो आयन जाते हैं इलेक्ट्रोड पे एंड दे गेट डिस्चार्ज, राइट? तो एक तरीके आयंस आर हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ है ना बच्चों? दैट मूवमेंट ऑफ आयंस इज हेल्पिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयंस मूव कर रहे हैं एंड योर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है. हाँ है ना बच्चों? गुड. तो मैं तुम्हें बता दूं, substances which allow electricity to pass through them, उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कंडक्टर. कंडक्टर दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स. पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो रही है? बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों. क्लियर है यहां तक? गुड. दूसरे पे आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. या इनको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. इनको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों. These are substances which
conduct electricity and undergo decomposition. When current is passed through them. When current is passed through them बच्चों. इसमें flow of electricity is because of is due to movement of ions. आयंस की मूवमेंट के कारण देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके बच्चों. अब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तीन तरह के. Three types of electrolytes. Strong electrolytes. They are the ones which dissociate completely in aqueous solution. They dissociate completely in aqueous solution or molten state. ठीक है बच्चों. They dissociate completely. इसमें तुम्हारा कौन कौन हो सकते हैं? You can have salts. Completely soluble salts याद है बच्चों? या हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. सेकंड पे आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच डिसोसिएट वेरी लेस. लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. Low degree of dissociation, and they conduct electricity to lesser extent. They conduct electricity to small extent. जब आयंस कम बनने हैं तो they conduct electricity to a small extent. ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल वीक एसिड और बेस. और तीसरे हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Do not conduct electricity at all. They do not conduct electricity at all. ठीक है बच्चों? गुड. और आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. चाहिए क्या? ग्लूकोज,
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा कंडक्ट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है कम करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है करेगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ना बच्चों। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों हम किस पे इफेक्ट देख रहे हैं? कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ आयंस। डू यू रियलाइज और नॉट, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम करते हैं, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब हो गया डाइल्यूशन कर रहे हैं। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अल्फा टेंड्स टू 1। कुछ ये कहाँ करवाया था मैंने? आने के क्लिप में करवाया था। गुड। आइडिया इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जितना कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तुम रिलेट भी कर सकते हो, अल्फा क्या आता था, √k/c आता था, नहीं आता था? जितना सी कम करता जाओगे उतना अल्फा बढ़ता जाएगा। अल्फा क्या बता रहा है बच्चों? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा टेल्स अस नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, तो कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना अल्फा टेंडिंग टू 1 जाना की कोशिश करेगा। मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन विल इंक्रीज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एक तो ये इफेक्ट है क्या, कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गई जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ गई। एक और इफेक्ट होता है डाइल्यूशन करने का, वो ये है बच्चों कि तुम्हारे जब तुम डाइल्यूशन करते हो तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो दे विल जस्ट फोकस ऑन कंडक्टिंग। पास पास होंगे आयंस तो उनका इंटरेक्शन होती है, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी तो दे विल हैव लेसर टेंडेंसी टू कंडक्ट। तो इंटरेक्शन कम हो रही है प्लस नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, इन दोनों की वजह से तुम्हारी कंडक्टेंस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं प्लस उनके बीच की इंटरेक्शन कम हो रही है, दोनों की वजह से और कंडक्टेंस इंक्रीजेस। समझ में आया नहीं आया? गुड। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। पहले मैं डाल लिख दूं, मोर डाइल्यूट अ सॉल्यूशन मोर इज द कंडक्टेंस। ओके बच्चों, मोर डाइल्यूट अ सॉल्यूशन मोर इज द कंडक्टेंस। The ionic interactions become weaker. Ionic interactions become weaker and number of ions increase on dilution. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? थर्ड, सर लेकिन सॉल्ट कम हुआ तो फिर नंबर ऑफ आयंस कैसे बढ़े? बेटा एक सॉल्ट के अंदर तुम ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट जो स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड या वीक बेस के लिए तो ये वर्क करता है कि वीक एसिड या वीक बेस में जब डाइल्यूशन करते हो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनका तो अल्फा ऑलरेडी टेंडिंग टू 1 है, तो उनके लिए तुम्हारा कंडक्टेंस बढ़ेगा, बट दैट कंडक्टेंस विल इंक्रीज स्लोली, क्योंकि उसके अंदर जो कंडक्टेंस बढ़ रहा है वो सिर्फ इंटरेक्शन कम होने की वजह से बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज तुमने कही है, ये आगे आई भी की, आगे इट विल कम, कि तुम्हारा जैसे जैसे तुम ऐसे समझो कि तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो एक की कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। ये धीरे धीरे किसकी बढ़ेगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पे धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेक्शन वीक हो रही है, और इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं मतलब कंडक्टेंस विल इंक्रीज। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है कि तुम्हारा एकदम से रैपिड इंक्रीज आना शुरू होगा, कि दोनों चीजें उसे सपोर्ट कर रही है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और इंटरेक्शन भी वीक हो रही है। समझ में आया नहीं आया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लोली, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस इंक्रीजेस रैपिडली ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि उसमें दोनों फैक्टर्स आ रहे होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन वाला फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। समझ में आया नहीं आया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ ये फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू इंक्रीज इन कंडक्टेंस, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों फैक्टर कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और इंटरेक्शन भी कम हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिर्फ इंटरेक्शन वीक हो रही है, कंडक्टेंस दोनों की ही बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग की भी वीक की भी। लेकिन वीक में रैपिड इंक्रीज आएगा कंडक्टेंस में, वी स्ट्रॉन्ग में माइल्ड इंक्रीज आएगा कंडक्टेंस में। ठीक है बेटा, समझ गए? यस, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ता है घटता है? डिसोसिएशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये मैं बता दूं, डिसोसिएशन इंक्रीजेस। डिसोसिएशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो डिसोसिएशन इंक्रीजेस on increase in temperature. Hence, conductance increase on increase in temperature. समझे या नहीं समझे बच्चों? डिसोसिएशन इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हो। डिसोसिएशन इंक्रीज हो गया मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस भी बढ़ गया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियसली बात है, ग्रेटर इज द पोलैरिटी। हाँ, ग्रेटर इज द पोलैरिटी, greater is the ionization, greater is the ionization, and more is the conductance. हाँ या ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा बच्चों? विस्कस सॉल्वेंट है तो मूवमेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। पानी की तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होती है, मतलब लेस विस्कस मतलब मोर कंडक्टेंस। हाँ, लेस विस्कस मतलब मोर कंडक्टेंस। ठीक है ना बच्चों? लेसर इज द विस्कोसिटी, कि विस्कस है तो मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट ऑफ आयंस इज रेस्ट्रिक्टेड, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो लेसर इज द विस्कोसिटी, मोर इज द कंडक्टेंस। नेक्स्ट, size of ions produced on dissociation and their solvation, बच्चे। गाइस देखो, तुम्हें याद होगा जितना छोटा आयन होता है वो उतना ज्यादा हाइड्रेट होता है, और जो कंडक्टेंस है दैट विल डिपेंड ऑन द हाइड्रेटेड साइज। एक्चुअल जो फाइनल साइज है उस पर डिपेंड करता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? जितना छोटा आयन होगा उतना वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से अपने आप को सराउंड करेगा। जैसे Li+ और Na+ में किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए? Li का छोटा साइज है, तुमको इधर छोटा साइज है, फटाफट निकल गया इधर से, हाँ है ना? इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए फटाफट वो मूव करना चाहिए Li+ को, राइट? लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, Li+ का साइज ये था, Na+ का साइज ये था, राइट?
लेकिन जब हाइड्रेट हुआ Li+ का साइज हो गया ये, Na+ का साइज रह गया ये। अब बताओ साइज, इफेक्टिव साइज, हाइड्रेटेड साइज किसका बड़ा है? अच्छा बड़ा है बड़ा किसका है? हाइड्रेटेड साइज Li+ का। तो अब बताओ मूवमेंट किसकी रेस्ट्रिक्टेड ज्यादा होगी? Li+ की। तो Na+ इज मोर कंडक्टिंग देन Li+। We are looking at the hydrated size when we are looking at the conductance of ions। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? साइज ऑफ आयन मतलब एक तो है जो छोटा आयन है उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ही बड़ा होगा, जितना छोटा साइज होगा आयन का हाइड्रेटेड साइज उसका उतना ही ज्यादा होगा, और इसीलिए उसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। H+ की कंडक्टेंस इन दैट केस सबसे कम होनी चाहिए, H+ की मैक्सिमम होती है। H+ की कंडक्टेंस मैक्सिमम होती है, फॉलोड बाय OH-। उसके बाद आते हैं तुम्हारे अदर आयंस। ये H+ और OH- की कंडक्टेंस इतनी हाई क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? हर एक को क्लियर है? वेरी गुड बच्चों। सर तो जो नॉन पोलर हाँ उनमें बिल्कुल भी